आप जानते हैं पिछले साल भारत में इतनी सोलर पावर जनरेट हुई कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे से तीसरे पोजीशन पर आ गया है। ऐसा कहा गया है एम्बर की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेवलेशंस किए गए हैं, जैसे हाइड्रो एनर्जी को लेकर, विंड एनर्जी को लेकर। लेकिन आज के सेशन में हम लोग इन पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी को और देखेंगे कि भारत ने एक्चुअली ट्रांजिशन कैसे अचीव किया, कैसे भारत चौथे से तीसरे पोजीशन पर आया है। और इसी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एम्बर की इस रिपोर्ट को इन वेरी डिटेल। इस रिपोर्ट में क्या क्या इंटरेस्टिंग रेवलेशंस किए गए हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इंडिया के टारगेट्स क्या क्या हैं, इंडिया के खुद के टारगेट्स क्या हैं सोलर पावर को लेकर, और इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी पर भी देख लेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स और स्कीम्स जो हैं सो फार लॉन्च किए हैं, और साथ साथ में हम बात करेंगे इमर्जिंग सोलर टेक्नोलॉजीज के ऊपर। बिकॉज यूजुअली लोगों को लगता है कि सिर्फ सोलर पैनल्स होते हैं जो लगाए जाते हैं, बट बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं सोलर सेक्टर में। सो उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऑप्शंस आज के टाइम में अवेलेबल हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंजेस के ऊपर। सो वेलकम टू अनदर क्लास विद मी, आई एम गुरप्रीत राणा एंड यू आर वाचिंग ET नाउ। तो रिपोर्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्बर की इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले बताया गया है कि सोलर जो है ना, उसने सोलर पावर की अगर हम बात करें तो पिछले साल 2023 में जितनी बिजली जनरेट हुई है, जितनी भी बिजली दुनिया भर में जनरेट हुई पिछले साल, उसका 5.5% हिस्सा सोलर पावर से आया है। फॉर दोज हु डोंट नो, सोलर पावर से यहाँ पर मतलब है यानी कि जो सनलाइट से एनर्जी ट्रैप की जाती है पैनल्स के थ्रू और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सोलर एनर्जी का। और ये इतना न्यूज़ में क्यों है, इतना इसे जो है इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, बिकॉज ये एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सनलाइट एक इनफाइनाइट सोर्स है, सूर्य की रोशनी हमारे पास हमेशा रहेगी, है ना। सो ये क्या है, एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमारे पास आ जाता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, विच इज वेरी मच बेटर देन कोल एंड अदर कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स, राइट। सो सोलर एनर्जी से जो है हमने क्या है 5.5% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा देखा। इसके अलावा बताया गया कि अगर सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो अभी थर्ड पोजीशन पर आ चुका है, उसने जितनी भी भारत में पिछले साल जितनी बिजली जनरेट हुई है उसका 5.8% हिस्सा सोलर पावर से आया है, विच इज़ अ गुड साइन। यहाँ पर अगर बात करें तो ये साल 2015 में जो है ना, साल 2015 में ये लगभग आपका होता था 0.5% के आसपास, है ना, जिससे क्या है ये इंक्रीज होकर 5.8% जो है हमें साल देखने को मिला है। उसके बाद बात करें तो इंडिया में जो है ना सोलर पावर जनरेशन की बात की जाए तो इसमें चौथा सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है, ठीक है। एक होता है कि हाँ टोटल कितनी एनर्जी जनरेट की, एक तो टोटल हम लोग देखेंगे, और दूसरा कि पिछले साल यानी साल 2022 के कंपैरिजन में और कितना एडिशनल ऐड किया है, यानी कि ईयर ऑन ईयर के अगर हम बेसिस पे बात करें तो चौथा सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है 2023 में देखने को मिला है। प्लस 18 टेरावाट आवर जो है ना अप्रॉक्सीमेटली सोलर जनरेशन जो है इंक्रीज हुआ है इंडिया का। उसके बाद बात करें तो 0.5% से 5.8% ये बढ़ा है, जो फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके अलावा इस एनालिसिस में एक चीज़ और कही गई है कि अगर इंडिया को अपने रीन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को अचीव करना है, वो टारगेट्स में हम लोग देखेंगे क्या क्या है, तो इंडिया को सिग्निफिकेंटली अपनी ये सोलर पावर जो है ना या रीन्यूएबल एनर्जी को अगर हम एज अ होल देखते हैं तो इसे इंक्रीज करना होगा, राइट। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया कि अभी करेंटली सोलर पावर जनरेशन में इंडिया थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है। इंडिया साल 2015 में गेस कीजिए कौन से पोजीशन पर होगा, तो इंडिया 2015 में यहाँ पर 9th पोजीशन पर था, 9th पोजीशन पर था इंडिया, राइट। सो 2015 में 9th पोजीशन पर था और 2024 तक आते आते जो है ये थर्ड पोजीशन पर आ चुका है, राइट, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। अगर यहाँ पर हम देखें तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी में भी दुनिया भर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसमें भी सोलर पावर का हिस्सा बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। अगर हम पर्टिकुलरली भारत की बात करते हैं तो भारत में भी सोलर पावर का हिस्सा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि ठीक है हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, हमने सोलर पावर को भी इंक्रीज़ किया है। अप्रॉक्सीमेटली 17 टाइम्स हायर जो है हमारा ये जो डेटा है 2015 से जो कंपेयर किया गया है इस रिपोर्ट में, वो बताया गया है कि 2015 से 2023 तक अगर देखा जाए तो 17 गुना ज़्यादा जो है हमने सोलर पावर जनरेट की है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, अभी भी हमारा जो प्राइमरी सोर्स आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वो आता है कोल पर अभी भी हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ मैं आपको कोल के बारे में भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट बताती हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया है
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोल का जो शेयर है इंडिया के पावर प्रोडक्शन में वो डिप हुआ है ना। इंडिया में जितनी पावर जनरेट हुई है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर कोल का शेयर कम हुआ है। यानी कि क्या है, एक तरफ से हमें सोलर एनर्जी बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक तरफ से हमें क्या है, कोल का प्रोडक्शन, कोल का जो हिस्सा है पावर प्रोडक्शन में वो डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना अभी भी कोल एक बड़ा हिस्सा रखता है, ठीक है, विच मीन्स कि हमें सिग्निफिकेंटली जो है ना अपने आप को इम्प्रूव करना है और सोलर पावर जनरेशन को बढ़ाते रहना है। एंड एज अ होल रीन्यूएबल एनर्जी से हमें जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के जो टारगेट्स हैं उन्हें इंक्रीज करते रहना है, तभी हम अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे, राइट। सो ऐसा पहली बार हुआ कि कोल के शेयर जो है इंडिया के पावर प्रोडक्शन में 1960s के बाद से पहली बार 50% से नीचे आए हैं, विच इज़ अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ इन इटसेल्फ, क्योंकि कोल का प्रोडक्शन जो है इंडिया जैसी बड़ी पॉपुलस कंट्री में अगर कम हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बात करें तो एक रिपोर्ट जो है IEEFA के द्वारा भी रिलीज की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 71.5% मेगावाट्स पावर जनरेशन कैपेसिटी इंडिया में ऐड की गई है, यानी कि इतनी परसेंट जो पावर ऐड की गई इस क्वार्टर में वो रीन्यूएबल एनर्जी से आई है, राइट। यानी कि हमारे अगर हम इस क्वार्टर की बात करते हैं, जनवरी से मार्च के क्वार्टर की बात करें, तो इतने परसेंट जो पावर जनरेट हुई है वो कहाँ से, वो रीन्यूएबल एनर्जी से आई है, विच इज़ अनदर गुड साइन कि हम लोग एक सिग्निफिकेंट स्टेप जो है वो ले रहे हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज और टुवर्ड्स मेकिंग द एनवायरनमेंट बेटर, राइट। और इसके साथ साथ कोल का जो शेयर है पावर जनरेशन में वो डिक्लाइन, एक रीज़न जो बताया गया है कि भाई ठीक है कोल का डिप हमें देखने को मिल रहा है, इसका एक रीज़न ये भी है कि भाई डिमांड तो इंडिया में बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलस कंट्री है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, G7 कंट्रीज़ में क्या है, एक प्लेज लिया है हम कह सकते हैं। उनका कहना है कि जो अनअबेटेड कोल है, यानी कि जो कोल का कंजम्पशन है या फॉसिल फ्यूल्स का जो कंजम्पशन है उसे क्या है कम किया जाएगा और उसके लिए एफर्ट्स लगाए जाएंगे, जिसके बाद से इंडिया में भी क्या है इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और पिछले साल भी G7 कंट्रीज ने रिकॉर्ड लो जो है वो टच किया था, राइट। सो ये भी एक रिपोर्ट है विच शोज कि रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, कोल के शेयर्स में हमें डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ और चार्ट्स आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बताया गया है कि रीन्यूएबल एनर्जी में विंड पावर भी आ जाती है आपकी, है ना, जो हवा चलती है उससे जो ऊर्जा निकाली जाती है ना, उससे फिर क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। लाइकवाइज पानी जो होता है तो पानी से क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। तो ये कुछ रीन्यूएबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विंड और सोलर जो है वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं, है ना, जिसमें से सोलर पावर ने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है ना। विंड और सोलर पावर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और इंडिया यहाँ पर 3rd पोजीशन पर आ चुका है। 1st पोजीशन पर है चाइना, 2nd पोजीशन पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यहाँ पर जापान को नीचे कर दिया है। जापान पहले 3रे पोजीशन पर हुआ करता था, राइट। सो यानी कि अगर हम बात करें, अगर मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट डेटा दूं तो यहाँ पर अगर मैं चाइना की बात करती हूँ ना, तो चाइना ने जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 584 बिलियन यूनिट्स जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है सोलर पावर से, राइट। अगर इंडिया की यहाँ पर बात की जाए तो ये हो जाता है 113 बिलियन यूनिट्स हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत वास्ट डिफरेंस है, यानी कि चाइना जो है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक जो है ना सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर भी रहा है ना, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा जिसकी वजह से ये सोलर जनरेशन जो है इंक्रीज हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो US, इंडिया, जापान, जर्मनी, इन चारों को भी अगर मिला दिया जाए तो भी चाइना के बराबर जो है बिलियन यूनिट्स जो हैं इन नेशंस की नहीं पहुंच पाई हैं। तो चाइना का एक मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है। सो ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो इंडिया को भी अपने बिलियन यूनिट्स जो हैं इसे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बात करें तो सोलर पावर जो है वो आपका क्या है रिकॉर्ड हाई पर रहा है ना। यहाँ पर बात करें तो सोलर पावर आप देख सकते हैं यहाँ पर साल 2001 से 2010 के बीच में हमें सोलर पावर जो है वो देखने को मिली। 2020 तक आते आते काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली और अब 2023 में बहुत ज़्यादा हाई है ना। ये है आपका विंड पावर। तो सोलर पावर जो है सबसे ऊपर अभी रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आपका चल रहा है। लेकिन साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को अपने टारगेट्स को इंक्रीज करना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया के खुद के जो टारगेट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इंडिया ने जो अपना टारगेट रखा हुआ है
इंडिया ने सबसे पहले टारगेट रखा है कि भारत में कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है बाय लेस देन 45%। ठीक है, 45% से भी नीचे जो है हमें अपनी कार्बन इंटेंसिटी को लेकर आना है बाय द एंड ऑफ द डिकेड। सबसे पहला ये टारगेट आ जाता है। उसके बाद टारगेट है कि 50% हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल करें भारत में साल 2030 तक, है ना। जैसे हम लोग रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन भी हम लोग ऑलमोस्ट अचीव कर ही रहे हैं। रिसेंट मैंने आपको बताया था कि 95% हम लोग अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो हम चाहते हैं कि 50% क्यूमुलेटिव यानी कि ओवरऑल जो है इलेक्ट्रिक पावर हम लोग इंस्टॉल कर लें भारत में 2030 तक। और ये इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से आएगी? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फिर वही सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी किस चीज़ से? बिकॉज अगर कोल से चल रही है तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से आनी चाहिए? रीन्यूएबल से आनी चाहिए। सो यही हमारा टारगेट है कि साल 2030 तक हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका 50% हिस्सा रीन्यूएबल्स सोर्सेज से आए। उसके बाद हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है 2070 तक अचीव करना चाहते हैं। व्हाट इज नेट जीरो? जिसे नहीं पता है, नेट जीरो का मतलब है एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक ऐसा स्टेट जहां पर कार्बन एमिशंस जितने हो रहे हैं उतना ही रिमूवल भी हो रहा है, तो विच अल्टीमेटली बैलेंसेस दिस ऑल, है ना। जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही रिमूव भी किया जा रहा है। यानी कि अगर लोगों का कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कुछ एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से कार्बन एमिशन इतना है, पर्टिकुलर इतना है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन या गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन या ऑन द मासेस का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है कि वो कार्बन को रिमूव भी कर रहे हैं एनवायरमेंट से, चाहे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, चाहे व्हाटएवर, है ना। सो यहाँ पर क्या है, वो क्या है, एक बैलेंस कर रहे हैं, जितना दे रहे हैं उतना वापस भी ले रहे हैं, तो एक स्टेट ऑफ बैलेंस आ जाता है, तो उसे नेट जीरो कहा जाता है। तो ये नेट जीरो का टारगेट जो है वो रखा है साल 2070 तक का, यानी कि नेट जो है जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा, इसका टारगेट रखा गया है। उसके बाद रखा गया है कि साल 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट्स की रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंस्टॉल करें। उसके अलावा बात करें तो 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का भी हमारा टारगेट है 2030 तक। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद 50 सोलर पार्क्स को अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। ये 50 सोलर पार्क्स जो इंस्टॉल किए जाएंगे इनकी कैपेसिटी रहेगी अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बोलूँ तो 37.49 गीगावाट्स की इनकी कैपेसिटी रहने वाली है। सोलर पार्क क्या होता है? सोलर पैक बेसिकली बहुत बड़ा एरिया होगा जहां पर बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट की जा सके। तो 50 इस तरीके के सोलर पार्क्स इंडिया में अप्रूव हो चुके हैं और इनको बनाया भी धीरे धीरे जाएगा। अब इसके साथ साथ एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि ठीक है, टारगेट्स हमें पता है, हमने देखा कि इंडिया जो है चौथे से तीसरे पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन ये हो कैसे रहा है? इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं या क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, एक बार वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सोलर पावर से रिलेटेड या रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कौन सा मंत्रालय है, कौन सा नोडल मिनिस्ट्री है जो काम करता है, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, तो वो हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, है ना। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हो जाता है जो इन सब चीजों को देखता है। सो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट इनिशिएटिव जो हमें गवर्नमेंट का देखने को मिलता है ओवर द रीसेंट ईयर्स, वो है ISA, विच इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA की बात की जाए तो इसे साल 2015 में लॉन्च किया गया था और इसे जॉइंटली लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस ने मिलकर, राइट। ये लॉन्च किया गया था COP21 मीटिंग के दौरान, दोनों देशों ने इसे लॉन्च किया था। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, क्लाइमेट चेंज को लेकर होती है, ये हर साल होती है। तो जब COP21 मीट हुई थी तब इंडिया और फ्रांस ने ISA को 2015 में लॉन्च किया था। सो यहाँ पर ISA का काम क्या है? बेसिकली एक ऐसा सोलर अलायंस बनाया है जिसमें कई सारे देश जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और नेशंस की हेल्प की जाएगी बेसिकली, ताकि वो सोलर एनर्जी जो है वो जनरेट कर सके। जैसे आप न्यूज़ में देखेंगे कि ISA के साथ कई देश अग्रीमेंट, बांग्लादेश ने अग्रीमेंट साइन किया इतने डॉलर्स का या इतने बिलियन डॉलर्स का, ताकि उसे हेल्प मिल सके, उसे वो उस तरह का सपोर्ट मिल सके कि वो अपने कंट्री में क्या है सोलर एनर्जी इंस्टॉल कर सके, राइट। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसी पर्सपेक्टिव से बनाया गया है ताकि कार्बन एमिशंस को, फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को रिड्यूस किया जाए, डिपेंडेंसी को हटाया जाए और सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जाए। तो इसके लिए एक अलायंस बनाया गया है और इसी अलायंस के लिए इसके साथ साथ एक आ जाता है आपका वर्ल्ड सोलर बैंक। वर्ल्ड सोलर बैंक हालांकि अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, ये एक प्रपोज प्लान है, काफ़ी लंबे टाइम से इसके बारे में जो है न्यूज़ आती रहती है। वर्ल्ड सोलर बैंक, सो वर्ल्ड सोलर बैंक क्या है? ISA का ही एक बैंक होगा बेसिकली, है ना। ये प्रपोज्ड है, ध्यान रखेंगे, लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक, प्रपोज्ड है, गवर्नमेंट का प्लान है इसे लॉन्च करने का। सो ये क्या है, एक बैंक हो जाएगा, नॉर्मल बैंक होता है, आप बैंक जाते हैं, आप लोन लेते हैं, है ना, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है,
फॉर एनी पर्पस। सो लाइक वाइज ISA के मेंबर्स के लिए होगा ये वर्ल्ड सोलर बैंक, जहाँ से क्या है ये मेंबर्स यहाँ से फाइनेंसिंग उठा सकते हैं, लोन्स उठा सकते हैं, ताकि अपने कंट्रीज में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकें। सो ये वही काम करेगा वर्ल्ड सोलर पावर बैंक। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, विच इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है या एक आइडिया है, आप कह सकते हैं। ये आइडिया क्या है, आपको पता है कि सोलर एनर्जी क्या है, जो हमें सूर्य की रोशनी से मिलेगी। सूर्य की रोशनी हमेशा अवेलेबल तो नहीं होती, रात को नहीं होती, ठंड आ जाएगी, स्मॉग पड़ जाएगा, तब आपको सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा अगर एक जगह मान लीजिए अंधेरा है तो किसी दूसरे टाइम जोन में क्या है, दिन हो रहा होगा, है ना। किसी एक टाइम जोन में अगर रात हो रही है तो दूसरे टाइम जोन में दिन हो रहा है, कहीं विंटर्स है तो कहीं पर समर्स है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि सारे वर्ल्ड को क्या है एक तरीके से एक इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड से कनेक्ट किया जाए, ताकि अलग अलग टाइम जोन्स को अलग अलग टाइम जोन्स का बेनिफिट मिल सके। जहाँ सनलाइट अभी मौजूद है उसका बेनिफिट जहाँ सनलाइट नहीं है उन नेशंस को मिल सके, एंड वाइस वर्सा। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ताकि पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट किया जाए, एक ही सन से कनेक्ट किया जाए और एक ग्रिड से कनेक्ट किया जाए। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। सो ये कुछ इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के थ्रू जो लॉन्च किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव सम गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन द लूप। सबसे पहले आ जाता है बहुत प्रोमिनेंट, जो आप सबने सुना भी होगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसे प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के नाम से भी जाना जाता है। दोनों योजनाएं एक ही हैं। सो बेसिकली ये जो स्कीम है इसे साल 2024 यानी कि इसी साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे क्या है अनाउंस किया गया था, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी इसे बजट में अनाउंस किया था। सो बेसिकली इस योजना के तहत क्या है कि 1 करोड़ घरों को जो है 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री दी जाएगी। फ्री 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो होगी ये कहाँ से आएगी, ये आएगी सोलर एनर्जी से। ठीक है। सो यानी कि इन घरों में क्या है, ये जो 1 करोड़ घर है यहाँ पर सोलर पैनल्स, रूफटॉप सोलर पैनल्स RTP RTS आप इसे बोल सकते हैं। तो रूफटॉप पैनल्स जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे 1 करोड़ घरों में, और इसके तहत 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त जो है दी जाएगी। और इसके जरिए गवर्नमेंट का टारगेट है कि रूफटॉप पावर प्लांट्स जो है इनका इंस्टॉलेशन भी बढ़ाया जाए। देखो अगर हम ओवर द ईयर्स देखें तो इंडिया की सोलर पावर जनरेशन जो है वो बढ़ रही है अनडाउटेडली, लेकिन इंडिया में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स अभी भी चर्चा में नहीं है। अभी भी बहुत कम हाउस होल्ड्स हैं जहां पर क्या है हमें जिनके घरों की छतों पर हमें सोलर पैनल्स नजर आते हैं, है ना। लेम टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो जो घर के छतों पे अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे उसे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट आप बोलेंगे। तो गवर्नमेंट का टारगेट यही है कि ये टारगेट्स गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, है ना, इनको भी धीरे धीरे करके इंक्रीज करने का टारगेट गवर्नमेंट का है। जैसे गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 40 गीगावाट्स एनर्जी जो है हम लोग रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से लेकर आए, राइट। तो ये भी टारगेट इंक्रीज करना है गवर्नमेंट का। तो ये भी एक मोटिव है कि ये योजना लॉन्च की गई है। साथ में जो है 300 यूनिट्स फ्री बिजली जो है कहा गया है इसके तहत दी जाएगी। इसके बाद आते हैं PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना की बात करें तो PM कुसुम योजना क्या है? PM कुसुम योजना है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। इस योजना की बात करें तो इस योजना को बेसिकली फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है, और इसके 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहले कंपोनेंट ए आ जाता है। कंपोनेंट ए के तहत क्या है, 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड रीन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट जो है बंजर जमीन पे सेटअप किया जाएगा। यानी कि किसानों के लिए बंजर जमीन जो होगी उस पर क्या है एक ग्रिड कनेक्टेड रीन्यूएबल पावर प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 10,000 मेगावाट्स की होगी। यानी कि इतने मेगावाट्स की पावर जो है ये प्लांट जो है वो जनरेट कर सकता है। ये है कंपोनेंट ए। इसमें कंपोनेंट बी आ जाता है कि 17.50 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। यानी कि जो पंप्स लगाए जाएंगे वो किससे चलेंगे, वो सोलर एनर्जी से चलेंगे। तो ये इस स्कीम का दूसरा कंपोनेंट है। और तीसरा कंपोनेंट आ जाता है विच इज कंपोनेंट सी, कि जो 10 लाख एग्रीकल्चरल पंप्स है उनका सोलराइजेशन किया जा सके। एक तो सोलर पंप्स लगाए जाएंगे, एडिशनल लगाए जाएंगे, और जो ऑलरेडी हैं उनका सोलराइजेशन
किया जाएगा। तो इस योजना के तहत 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो गवर्नमेंट ने प्राइमरीली फार्मर्स के लिए लॉन्च किए हुए हैं। उसके बाद आ जाती है सोलर पार्क स्कीम। सोलर पार्क स्कीम की बात की जाए तो सोलर पार्क स्कीम को साल 2014 में लॉन्च किया गया था और इसे फाइनेंशियल ईयर 2026 तक जो है क्या है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके तहत बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, सोलर पार्क हमने पहले भी पढ़ा कि 50 सोलर पार्क गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं, एस्टैब्लिश होंगे। तो सोलर पार्क स्कीम के तहत क्या है, गवर्नमेंट के टारगेट यही है कि सोलर पार्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप किए जाएं और इसके लिए गवर्नमेंट क्या है स्टेट्स को, राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी कि वो अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने यूटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पार्क्स लगाएं, राइट। तो ये सोलर पार्क स्कीम है। इसके अलावा सृष्टि स्कीम आ जाती है विच इज सस्टेनेबल रूफटॉप इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया स्कीम। तो ये बेसिकली क्या है, रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए है, जो हमने ऊपर देखा आरटीपी। तो इसी को इंक्रीज करने के लिए क्या है ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी। इसके अलावा अटल ज्योति योजना है। अटल ज्योति योजना की बात करें तो ये योजना लॉन्च की गई थी ताकि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, है ना, तो सोलर पावर से जो है सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम जो है वो सेटअप किया जा सके अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में। इसके लिए अटल ज्योति योजना जो है वो लॉन्च की गई थी, राइट। कई स्टेट्स में आपको देखने को भी मिलती है कि स्ट्रीट लाइट जो होती है उसके साथ में पैनल लगा होता है, सोलर पावर पैनल लगा होता है ना। तो सोलर पावर जो है ट्रैप होता है और इलेक्ट्रिसिटी रात में जो है वहां से जनरेट होती है। तो अटल ज्योति योजना यही थी। इसके अलावा नेशनल सोलर मिशन भी जो है साल 2010 में लॉन्च किया गया था। तो ये सारी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिलते हैं जिसके जरिए गवर्नमेंट क्या है सोलर एनर्जी को पुश कर रही है और अनडाउटेडली इसके रिजल्ट्स हमें धीरे धीरे करके देखने को भी मिल रहे हैं। अब अगर बात करते हैं तो देखते हैं इमर्जिंग सोलर टेक्नोलॉजीज के बारे में कि भाई सोलर पैनल तो हर जगह लगता है, लेकिन सोलर पैनल को लगाने के भी बहुत सारे नए नए इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके आज के टाइम में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो एक नॉर्मल सोलर पावर प्लांट होता है जो छत पे लगाया जाता है, घरों की छतों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट हो गया, है ना, आपने स्ट्रीट लाइटिंग में देखा होगा, वो बेसिक होते हैं। इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि पानी के ऊपर जो है आपके सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, राइट। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सोलर विंडोज आने लग गए हैं, यानी कि जो खिड़कियां हैं उसी में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि घरों के जो शीशे की खिड़कियां होती हैं खासतौर पे वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, है ना। सो ये भी एक बहुत इनोवेटिव तरीका है कि विंडोज़ में ही सोलर पैनल्स लगाए जाएं ताकि सारी इलेक्ट्रिसिटी वहीं पर ट्रैप हो जाए और ताकि सारी सोलर पावर जो है सनलाइट वहाँ पर ट्रैप हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। इसके अलावा बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी आ जाता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम लोग देखते हैं, बड़ी बड़ी शीशे की बिल्डिंग्स जो खड़ी होती हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर बात करें तो उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी क्या है आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या है सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। तो जो बिल्डिंग्स पर डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है वो क्या है एक तरीके से एक स्मार्ट यूज जो है हम लोग सनलाइट का इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद बायफोकल सोलर पैनल्स आ जाते हैं। बायफोकल सोलर पैनल्स क्या होते हैं, यानी कि अपर साइड में जैसे एक पैनल है लेट्स से, तो सनलाइट जो है सीधा पैनल पर पड़ेगी, तो यहाँ से तो ठीक है हम लोग सनलाइट से सोलर पावर बना ही रहे हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होके लाइट नीचे पड़ेगी वहाँ से भी वो सनलाइट भी हम लोग ट्रैप करेंगे और उससे भी सोलर पावर बनाएंगे। सो दिस इज बायफोकल सोलर पैनल्स, यानी कि दोनों तरफ सोलर पैनल्स लगे होंगे और दोनों साइड से हम लोग सोलर पावर को या सनलाइट को ट्रैप करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद सोलर कारपोर्ट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना आइडिया इसमें नजर आता है कि आजकल गाड़ियां पार्क होती हैं तो गाड़ियों के ऊपर जो शेड्स बनाए जाते हैं तो उन्हीं शेड्स के ऊपर क्या है सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं और जो सनलाइट वहाँ पर पड़ेगी उसे ट्रैप किया जा सकता है। उसके अलावा सोलर ट्रीज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है ना, कि एक ही जगह पर आप एक देखो एक पेड़ होता है तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेगा, है ना, तो पेड़ में ही बहुत सारी ब्रांचेज में आप क्या है सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, राइट। तो इससे क्या है कम ज़मीन में ज़्यादा सोलर पैनल्स लग जाएंगे विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव यूज ऑफ द सोलर पैनल्स, राइट। तो ये नई नई टेक्नोलॉजीज जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, धीरे धीरे करके इनको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है और गवर्नमेंट को भी धीरे धीरे क्या है इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए बिकॉज ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं बहुत क्रिएटिव हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अब हम देखते हैं कि ठीक है ये सारी चीज़ें हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारा सोलर जनरेशन बढ़ रहा है, टारगेट्स हमें पता है कि हम इतने गीगावाट्स एनर्जी चाहते हैं, हम रीन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी लाना चाहते हैं, हमने देखा नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस में सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है पॉपुलेशन एंड डिमांड। सबको पता है कि भारत जो है सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुका है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में पाई जाती है, राइट। ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ क्या बढ़ जाता है, ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ जाती है डिमांड।
पॉपुलेशन, जब हम बेसिक डेफिनेशन पॉपुलेशन की पढ़ते हैं तो एक बेसिक डिसएडवांटेज जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज की क्या है, कटौती हो जाती है, ये रिसोर्सेज का क्रंच हो जाता है। तो ये एक कॉमन एग्जांपल हो जाता है यहाँ पर कि पॉपुलेशन क्योंकि इंडिया की बढ़ रही है तो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी अनडाउटेडली बढ़ रही है, राइट। हमने अभी वीडियो की शुरुआत में ही देखा कि हमारी सोलर जनरेशन तो बढ़ रही है, कोल भी डिप हो रहा है, लेकिन फिर भी कोल अभी भी हमारा प्राइमरी सोर्स बना हुआ है। सो गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कोल को पूरी तरीके से इराडिकेट गवर्नमेंट कैसे कर पाएगी। गवर्नमेंट ने हाउएवर टारगेट सेट किए हुए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म रन अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन जो है और इसके साथ साथ बढ़ती जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ना, उसके चलते क्या है, कोल को लेकर जो है कंसर्न्स यहाँ पर खड़े होते हैं कि कोल को कंप्लीटली इरेडिकेट करना कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद बात करें तो दूसरा आ जाता है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। जो बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज़ हैं अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस देखने को मिलती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रूरल एरियाज़ आ जाते हैं, राइट, या अगर हम इन जनरल भी बात करें अर्बन एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स को अवेयरनेस नहीं है कि ये तरीके हमारे पास हैं, हम इन तरीक़ों से जो है रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी और एक अपना भी खुद का पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो कंज्यूमर्स तक जो है ना ये सारी चीज़ें पहुंचाना गवर्नमेंट के लिए भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो मासेस को अवेयर कर पाना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में कहा गया था, एक रिपोर्ट है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की, पिछले साल इन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की थी, जिसमें कहा था कि 50% ऑफ इंडियंस को ये पता ही नहीं है, ये बिल्कुल अनअवेयर है कि रूफटॉप सोलर भी कुछ होता है, कि घर की छतों पर जो है आप पैनल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो 50% इंडियंस को ये चीज़ पता नहीं है और बाकी रेस्ट ऑफ द 50% इंडियंस जिनको ये बात पता है उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो अनडाउटेडली मिसकंसेप्शंस भी बहुत सारे हैं, मिथ्स भी बहुत सारे हैं, अनअवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज हो जाता है कि अगर हम इसे ग्रान्युलर लेवल पर अगर हम इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर हम ये ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हैं तो हमें कंज्यूमर्स को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं वेदर पैटर्न्स और पोल्यूशंस पे। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया जो है ट्रॉपिकल बेल्ट पर आता है, राइट, और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर गर्मी रहती है इंडिया में। हाउएवर अलग अलग रीजन वाइज अगर हम सेग्रीगेशन करते हैं, है ना, अगर मैं नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करती हूँ तो नॉर्दर्न स्टेट्स में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन जब विंटर्स आते हैं तो ज़रा धूप नहीं निकलती है, या रेनफॉल कभी कभी इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। लाइकवाइज अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में मानसून बार बार आता जाता रहता है ना, वहाँ पर वो कोस्टल एरिया है, सो वहाँ पर सनलाइट इतनी नहीं होती है। या अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें या हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर भी रेनफॉल ज़्यादा होती है, सनलाइट कम है। हाउएवर अगर हम लोग वेस्ट की साइड देखें तो राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में बहुत धूप पड़ती है, तो वहाँ पर सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा होता है, हाई इंसुलेशन होता है। तो ये अलग अलग जो वेरिएशन है, जो सेग्रीगेशन है, जो हमें इंडिया के टेम्परेचर में देखने को मिलता है, इससे कहीं ना कहीं क्या है, जो सनलाइट है वो अफेक्ट होती है ना। तो अगर हमें सोलर पावर को इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं इन वेदर पैटर्न के साथ साथ हमें जो है ना एडजस्ट करना है। हमें ये देखना होगा कि कैसे जो है सारे स्टेट्स को मे बी ग्रिड से कनेक्ट किया जा सके और कैसे जो है इसका एक परमानेंट सोल्यूशन लाया जा सके। इसके अलावा पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। देखो पोल्यूशन अगर होगा, पोल्यूशन से मेरा मतलब है अगर भाई एक तो पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं अगर मान लो एनवायरनमेंट में, दूसरा अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में बात करते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो विंटर्स के टाइम पे इतनी स्मॉग होती है, इतनी धुंध होती है, सनलाइट का कोई नामो निशान नहीं होता, है ना। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर आ जाता है जो सनलाइट के आड़े आता है बेसिकली, है ना, जिसकी वजह से क्या है, हमें सनलाइट नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगी। सो ये पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो सोलर पैनल पे जम सकते हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी ख़राब हो सकती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं वेदर पैटर्न्स और पोल्यूशन से जो हमें देखने को मिलते हैं इस सेक्टर में। उसके बाद बात करते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट एक अलग चैलेंज आ जाता है। हमें लगता है कि सोलर पैनल है, अगर हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्लीटली जो है ये सेफ है। हाउएवर एक नया चैलेंज जो धीरे धीरे उभर रहा है इस सेक्टर में वो है वेस्ट मैनेजमेंट। देखो टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे नई नई आ रही है, अलग अलग तरीके के, जैसे अभी हमने देखा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रही हैं, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग इंप्रूव कर रहे हैं। तो जो पुराने सोलर पैनल्स हैं उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, तो उन्हें डिस्पोज ऑफ तो किया जा रहा है लेकिन उसे मैनेज कैसे किया जा रहा है। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट जो है CEEW के द्वारा रिलीज की गई थी जिसमें ये कहा गया कि
2023 में जो है पिछले साल जो रहा है, जो सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए गए उसमें लगभग 100 किलो टन्स का वेस्ट जो है इन प्रोजेक्ट्स की वजह से जनरेट हुआ है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि आने वाले प्रोजेक्ट्स और करंट प्रोजेक्ट्स को अगर मिला दिया जाए तो साल 2030 तक 600 किलो टन्स ऑफ जो वेस्ट है वो इस सेक्टर से प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ठीक है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो खो रहे हैं, हम अगर कहीं ना कहीं अवेयर भी हो रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। तो ये भी क्या है गवर्नमेंट्स के लिए और इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सोलर पैनल्स बनाते हैं उनके लिए भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है कि उन्हें पता होना चाहिए कि वेस्ट जो है वो कैसे मैनेज किया जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट में आ जाता है लैंड एक्विजिशन। देखो, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है। इंडिया जो है एक ऑलरेडी लैंड स्टार्विंग नेशन है, ठीक है, ज़मीन की ऑलरेडी कमी है। अब ऐसे में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करने के लिए इंडिया को ज़मीन लैंड एक्विजिशन में जो है एक सिग्निफिकेंट चैलेंज देखने को मिलता है ना, क्योंकि एक सोलर प्लांट लगाने के लिए जो है बड़ी ज़मीन चाहिए और वो बड़ी ज़मीन काफ़ी टाइम तक जो है ऑक्यूपाइड रहेगी, है ना, यानी कि और किसी चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज आ जाता है कि ज़मीन की कमी है, हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो प्लांट लगाना पड़ेगा, लेकिन प्लांट लगाने के लिए स्पेस हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है। सो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चैलेंज हमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ में जाते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम एक बेसिक लेवल पर देखें, है ना, तो क्या प्राइस है एक सोलर पावर प्लांट का। लेट्स से अगर आपको ही अपने घरों में एक सोलर पावर प्लांट लगाना है, अपने रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने का अगर आप सोच रहे हैं, तो क्या इसका प्राइस हो सकता है। सबसे पहले तो ये आपके पावर की नीड्स पे डिपेंड करेगा। आपका घर कितना बड़ा है, कितने रूम्स हैं, क्या क्या चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स से आपको 1 किलोवाट की ज़रूरत है, 1 किलोवाट इज़ इनफ फॉर 2-3 BHK फ्लैट, है ना। तो 1 किलोवाट की अगर मान लो अगर आपको ज़रूरत है तो वो आपको पड़ेगा लगभग 72,000 ऑनवर्ड्स। यहाँ से प्राइस 60 से 72,000 ऑनवर्ड्स जो है इसके प्राइस शुरू होते हैं और ये फिर इंक्रीज़ होते जाते हैं। बड़े बड़े घरों के लिए 3 से 4 किलोवाट तक का जो है पावर चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में दी जा सके, तो फिर वो 3 लाख से 4 लाख तक जो है ये प्राइस धीरे धीरे करके फिर बढ़ता रहता है। हाउएवर ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कौन इंस्टॉल इसे कर रहा है, और साथ साथ में यहाँ पर कुछ सब्सिडीज भी गवर्नमेंट के थ्रू इन इंस्टॉलेशंस पर दी जाती हैं। सो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कि अगर सोलर पावर प्लांट अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कैसे किया जा सकता है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। And if you like this video, do share it with your family and friends to also make them aware about it. आज के वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक keep watching ET Now. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.